हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करती हूँ स्टडी ऑफ साइंस चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर फर्स्ट और मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो मैटर क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जो कि स्थान घेरता है, जिसका अपना मास होता है और जिसका अपना वॉल्यूम होता है और जिसको हम हमारे फाइव सेंसेस के जरिए फील कर सकते हैं, उसकी प्रेजेंस को, उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। Any substance that have its mass, volume and can occupy space and can be felt by five of our senses is called matter। अब इस यूनिवर्स की हर एक चीज जो है मैटर से बनी हुई है। कपड़े जो हम पहनते हैं, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, खाना जो हम खाते हैं, बर्तन जिनको हम यूज करते हैं, चेयर जिस पर हम बैठते हैं, यानी कि हर एक चीज किससे बनी हुई है? मैटर से बनी हुई है। तो पुराने टाइम पे जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने मैटर को डिवाइड किया गया था 5 बेसिक एलिमेंट्स में, यानी कि पंच तत्व जिनको इनको इन्होंने नाम दिया था। और ये पंच तत्व कौन से हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। लेकिन आज मॉडर्न डे पर मैटर को जो क्लासिफिकेशन जो है मैटर की, वो 2 बेसिस पे की गई है। एक तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी उनके केमिकल नेचर यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। तो इस चैप्टर में हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर आती है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स की बनी हुई होती है। जी हाँ, मैटर जो है वो पार्टिकल्स की बनी हुई है। तो ये हम कैसे शो करेंगे? जैसा कि इस एक्टिविटी में दिखाया गया है, हम एक बीकर लेंगे जिसमें पानी डाल देंगे। फिर उसमें हम क्या करेंगे? 1 स्पून ऑफ साल्ट या फिर शुगर जो भी हम चाहे वो ऐड कर देंगे। फिर हम उसको लगातार स्टिर करके उसमें उसको डिज़ोल्व कर देंगे। तो हम क्या देखते हैं उसके बाद कि 1 स्पून जो चीनी हमने डाली थी, उसको डालने के बाद भी बीकर में पानी का लेवल उतना ही है। पानी के लेवल में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि जो जो भी साल्ट या शुगर हमने पानी के अंदर डाला, वो क्या हो गया? उसमें डिज़ोल्व हो गया। कैसे? क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स थे, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था, साल्ट और शुगर वहाँ जाकर डिफ्यूज़ हो गए और फिर उसमें डिज़ोल्व हो गए। और वॉल्यूम में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो ये हमें शो करता है कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। सेकंड है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर कितने छोटे हैं। तो ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो बहुत ही छोटे हैं साइज में, इतने छोटे कि हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। बहुत ही टिनी पार्टिकल्स है, जैसे कि वाटर की एक बूंद जो होती है, उसमें 10 टू द पावर 20 से भी ज़्यादा वाटर पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है? ऐसे ही हम एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए भी बताएँगे। जैसे कि हमने फिर से वही 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया, फिर उसके अंदर हमने क्या किया? पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स डाल डाल दिए। तो थोड़े टाइम के बाद हम क्या देखते हैं कि जो बीकर है, वो पूरा का पूरा जो है उसका कलर पर्पल हो चुका होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो क्रिस्टल के जो छोटा-सा पार्टिकल हमने डाला था पोटेशियम परमैंगनेट का, वो बीकर में डालते ही अपने और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया। और वही छोटे-छोटे पार्टिकल्स अब पूरे बीकर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस था, वहाँ पर डिफ्यूज़ हो गए और उसके कारण पूरे जो कह सकते हैं सॉल्यूशन का कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट से वॉयलेट कलर का हो गया। तो ऐसा ये हमें क्या शो करता है कि ये पार्टिकल्स बहुत ही छोटे हैं साइज़ में। इतने छोटे कि हम उसे एक अच्छे खासे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। दे आर बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। अगली प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या होता है भाई? स्पेस होता है। ऑफ कोर्स उनके बीच में स्पेस होता है, जैसे कि हमने अभी-अभी देखा था कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होने के कारण ही क्या होता है, शुगर वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, साल्ट जो होता है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। उसी स्पेस के कारण क्या होता है, हम पानी में कई बार क्या करते हैं, हम ऑरेंज जूस डाल देते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, वो भी पूरे सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है। तो उनके बीच में स्पेस जो होता है वो यही शो करता है। ठीक है? अगली प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटीन्यूअसली
मूविंग, यानी कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। जी हाँ, ऐसा कैसे? देखो, जब हम कह सकते हैं हमारे घर में अगर किसी को कहीं पर दफ्तर में या फिर कहीं बाहर जाना होता है, वो नहा धोकर तैयार होते हैं, डीओ लगाते हैं। तो डीओ तो वो कहीं किसी और रूम में लगा रहा होता है, लेकिन उसकी महक जो है वो पूरे घर में हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो डीओ के पार्टिकल्स जब उसने डाला था खुद पर, तो उसके फ्रेग्रेंस जो है वो हवा में आ गए और वो एयर के पार्टिकल्स के ज़रिए क्या हो गए भई, पूरे घर में फैल गए, ठीक है? और वहीं से उसी कारण से वो स्मेल हमको महसूस हुई। अब वो डीओ लगाया कहीं और स्मेल कहीं और आ रही है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि पार्टिकल्स मूव करते हैं। सेम इसी तरह से जब किचन में हमारी घर में मम्मी खाना बनाती हैं, तो खाना किचन में बनता है लेकिन स्मेल पूरे घर में हो जाती है। हमें दूर बैठे हुए भी ये पता चल जाता है कि हाँ, कुछ जो किचन है हमारा वहाँ पर कुछ मम्मी पका रही है। तो ऐसा भी किस लिए होता है? ऐसा भी इसीलिए होता है क्योंकि पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। और भाई जैसे-जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, पार्टिकल्स में मोशन बढ़ती जाती है और मोशन बढ़ने के कारण वो क उनमें क्या बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, मूवमेंट उतना ज़्यादा होगा, उसके कारण हम कहेंगे फिर पार्टिकल्स का एक-दूसरे में डिफ्यूज़न भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो डिफ्यूज़न क्या होता है कि 2 अलग-अलग तरह के पार्टिकल्स का एक-दूसरे में मिक्स हो जाना, वही क्या कहलाता है भई? डिफ्यूज़न कहलाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं, देखो, अम, अब जैसे कि जो डीओ है उसके फ्रेग्रेंस कहाँ हो गए? पूरे हवा में जो कह सकते हैं मिक्स हो गए, ठीक है? एयर अलग चीज़ है, वो जो फ्रेग्रेंस है, वो जो डीओ है वो लिक्विड फॉर्म में उसके अंदर बॉटल के अंदर फ़िल कर रखा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन वो एक-दूसरे में क्या हो गए? मिक्स हो गए, ठीक है? ऐसे ही खाने की खुशबू भी क्या हो गई? पूरे कह सकते हैं एयर में मिक्स हो गई। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है मेटल्स और पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि पार्टिकल्स जो है मैटर के वो एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, अट्रैक्ट करते हैं। जी हाँ, देखिए, जैसे कि अब मेरे पास मान लो 3 चीज़ें हैं। एक मेरे पास चॉक है, ठीक है? दूसरा मेरे पास कोई रबर है और तीसरा मेरे पास क्या है, लोहे की कोई कील है, ठीक है? तो अब अगर मैं इनको तोड़ूँगी, तो अगर मैं चॉक को तोड़ूँगी, तो मुझे हल्का-सा फ़ोर्स लगेगा। सेम ऐसे अगर मैं रबर को तोड़ने की कोशिश करूँगी, तो जैसे ही मैं उसपे हथौड़ा मारूँगी, तो वो थोड़ा-सा स्ट्रेच हो जाएगा, लेकिन वापस से फिर से अपनी वही शेप गेन कर लेगा। लेकिन अगर मैं लोहे की कील पे हथौड़ा मारूँगी, तो भैया वो टूटेगा नहीं, ठीक है? वो क्यों नहीं टूटेगा कि उसके बीच में लोहे की जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो जो किसी चीज़ में कितना फ़ोर्स है, उसका अनुमान हम कैसे लगाएँगे? उसे ब्रेक करके। अगर हमें उसे ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लग रही है, हमें और ज़्यादा फ़ोर्स लगाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर भी जो फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा है। और अगर हमें कम लगाना पड़ रहा है, तो मतलब वहाँ पर फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ठीक है? अब ये जो फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सभी जगह क्या होता है भई, अलग-अलग होता है। जैसे कि अभी हमने प्रूव किया, चॉक में हमें कह सकते हैं कम फ़ोर्स लगेगा उसको तोड़ने में, लकड़ी को तोड़ने में थोड़ा ज़्यादा फ़ोर्स लगेगा। बंडल ऑफ जो अगर स्टिक्स है तो वो उसको तोड़ने में और भी ज़्यादा फ़ोर्स लगेगा, और जो अगर अगर कोई चीज़ मेटल की है, लाइक लोहे की है, तो उसको तोड़ने में और भी ज़्यादा फ़ोर्स लगेगा। तो सभी में जो फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? डिफ़रेंट डिफ़रेंट होता है। तो थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही।